हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल महाजन, एमडी काय चिकित्सा। आज के लेक्चर में हम संहिता अध्ययन 2 इस सब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सेकेंड प्रोफेशनल बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए एक विषय है, या फिर सेकेंड प्रोफेशनल बीएमएस का जो सिलेबस है उसका एक सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन 2। तो इस विषय के बारे में जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो एनसीआईएसएम ने जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, अभी जो पिछले 2 सालों से न्यू सिलेबस चल रहा है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में आपके लिए नया सिलेबस आया था, उसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए एनसीआईएसएम ने न्यू सिलेबस दिया है, जिसमें संहिता अध्ययन पार्ट 2 या फिर संहिता अध्ययन 2 नाम से एक सब्जेक्ट दिया गया है। तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि इसके पहले आज तक जो भी सेकेंड ईयर के लिए जो संहिता अध्ययन का पार्ट था, उसमें चरक संहिता पूर्वार्ध नाम से वो एक सब्जेक्ट था। उसी का नाम चेंज करके और कुछ चेंजेस करते हुए आपको एनसीआईएसएम ने संहिता अध्ययन 2 नाम से एक विषय दिया है। तो वो जो विषय है उसको 2 नाम क्यों दिया है या फिर संहिता अध्ययन 2 क्यों दिया है? क्योंकि आप ऑलरेडी संहिता अध्ययन पार्ट 1 या फिर संहिता अध्ययन 1 ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान 15 के अध्याय दिए गए थे और चरक संहिता सूत्रस्थान के पहले 12 अध्याय दिए गए थे। तो ये जो संहिता अध्ययन 2 का जो सिलेबस है, इसमें आपको क्या पढ़ना है या फिर एनसीआईएसएम ने आपको क्या सिलेबस दिया है? तो इसमें बेसिकली आपको चरक संहिता का पूर्वार्ध ही पढ़ना है, लेकिन उसमें से पहले सूत्रस्थान के पहले 12 जो अध्याय है वो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए सूत्रस्थान 13 से लेकर आगे के जो अध्याय है वो आपको इस विषय में पढ़ने हैं। तो इस विषय के जो भी डिटेल सिलेबस उन्होंने दिया है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं विषय के नाम से। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस विषय का नाम जो है, जो कि सेकेंड ईयर प्रोफेशनल बीएमएस सेकेंड ईयर प्रोफेशनल ईयर के लिए जो भी सिलेबस है या फिर एक विषय है, संहिता अध्ययन 2 नाम से ये विषय दिया है। इसमें आपको चरक संहिता पूर्वार्ध का अध्ययन करना है। उसमें भी पूर्वार्ध में क्या है कि पहले 12 अध्याय, सूत्रस्थान के पहले 12 अध्याय छोड़ के आगे का जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है। तो फिर इसका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा या फिर आपकी एग्जाम कैसे होने वाली है या फिर एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, तो इसका सिंगल पेपर होने वाला है, एक ही पेपर होने वाला है, एक ही थ्योरी पेपर होने वाला है, जो कि 100 मार्क्स के लिए होगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम जो होने वाली है वो भी 100 मार्क्स के लिए होने वाली। तो टोटल जो है, टोटल 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। उसमें से 100 मार्क्स थ्योरी के लिए रहेंगे और 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे। तो यहां तक हमने देखा कि ये जो सिलेबस का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर क्या होने वाली है और क्वेश्चन पेपर थ्योरी क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल कितने मार्क का होने वाला है। तो थ्योरी पढ़ते हुए या फिर थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसके लिए उन्होंने एक लिस्ट दिया है या फिर एक एक विषय के लिए एक एक अध्याय के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, वो हम अभी देखने वाले। पूरा डिटेल में हम जब एक एक लेक्चर देखते जाएंगे उसमें हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसमें सिर्फ ओवरव्यू हम करेंगे कि क्या क्या हमें देखना है या फिर कौन से हम अध्याय देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले 12 सूत्रस्थान के पहले 12 अध्याय हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे का जो अध्याय है या फिर 13वां अध्याय से लेकर आगे तक जो भी है वो हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत कैसे या फिर आपको टर्म वाइज कैसे दिया गया है, तो इसमें हम देख लेंगे कि आपका जो सिलेबस है या फिर आपका भी जो भी करिकुलम होगा किसी भी विषय का सेकेंड ईयर के लिए, ये 3 अलग अलग टर्म्स में डिवाइड होने वाला है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, सेकंड टर्म में कौन से टॉपिक आने वाले हैं, थर्ड टर्म में कौन से टॉपिक आने वाले हैं, इसका भी उन्होंने दिया है। तो इस अध्याय में आपको इस विषय में जो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं, इसमें कैसे कैसे दिया है, उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड करके दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको अध्याय का नाम या फिर चैप्टर का नाम आएगा,
किस टर्म में आएगा, ये आएगा। फिर इसके लिए उस टॉपिक के लिए या फिर उस अध्याय के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, या फिर एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने काउंट होने वाले हैं, या फिर इससे आप समझ में पाएंगे कि उस अध्याय का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर ये लेक्चर अवर्स, नॉन लेक्चर अवर्स ये आपके लिए नहीं है, ये टीचिंग फैकल्टी के लिए है। आपको जरूरी ये है कि ये कौन से टर्म में आता है, अध्याय में क्या पढ़ना है, कौन से टर्म में आता है और उसका मार्क वेटेज कितना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले चैप्टर से। इसमें स्नेह अध्याय, स्नेह अध्याय में क्या है कि स्नेहन कैसे होगा, स्नेहन के टाइप्स क्या है, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके बारे में पूरा जो डिटेल है वो आपको बताया गया है या फिर वो आपको पढ़ना है। ये फर्स्ट टर्म में आएगा। फिर आगे क्या है, स्वेदाध्याय है। स्वेदाध्याय में वही कि स्वेदन क्या होता है, स्वेदन के टाइप्स क्या होने वाले हैं, स्वेदन के लिए इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होने वाले हैं, ये सारी चीजें स्वेदाध्याय में आने वाली है। फिर आगे क्या है, आगे है आपको उपकल्पनीय अध्याय। तो उपकल्पनीय अध्याय में आपको वही है कि जो भी आप शोधन चिकित्सा करने वाली है उसके लिए बेसिक जो भी चीजें लगती है या फिर उसके लिए जो सेटअप लगेगा, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे है चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय कि आप जो भी चिकित्सा करने वाले, शोधन चिकित्सा करने वाले हैं वो कैसे होनी चाहिए, उसमें किस चीज का अंतर्भाव आता है, या फिर वो क्या क्या उसके लक्षण दिखेंगे, शोधन कैसे करना है, शोधन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, इसके बारे में जो बताया गया है वो इस अध्याय में बताया गया है। फिर इसमें कियंता शीर्षी अध्याय हो गया, सूत्रस्थान 17वां अध्याय है, कियंता शीर्षी अध्याय है। इसमें अलग दोषों के 62 टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, या फिर विशेष संप्राप्तियों के या फिर संधिपातों के 12 टाइप्स बताए गए। ओज के बारे में स्पेसिफिकली इसमें बताया गया है। दोष गति क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे जो त्रिशोथी अध्याय है, इसमें बेसिकली आपको शोथ, स्वेलिंग, एडिमा, इसके जो टाइप्स होते हैं वो कैसे डेवलप होता है, उसका क्या क्या पैथोलॉजी होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे जो है, आगे का जो अध्याय है अष्टोदरीय अध्याय। अष्टोदरीय अध्याय में आपको क्या दिया गया, अष्टोदरीय अध्याय में आपको संख्या संप्राप्ति या फिर जो भी डिजीजेस होते हैं, जो भी व्याधियां होते हैं, जो रोग होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, संख्या संप्राप्ति मतलब कितनी तरह के रोग होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताया है। फिर तीन दोषों के त्रिदोष प्राधान्य के बारे में बताया है, नीजागंतुज के बारे में बताया गया है, ये सारी आपको पढ़ना है। फिर आगे है महारोग अध्याय। महारोग अध्याय में आपको व्याधियों की जो अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में बताया है। निज व्याधि क्या होती है, आगंतुच व्याधि क्या होती है, इसमें अभी स्पेसिफिकली वातज के, स्पेशली वात की वजह से होने वाले व्याधि कौन से हैं, स्पेशली पित्त की वजह से होने वाले व्याधि कौन से होते हैं, स्पेशली कफ की वजह से होने वाले व्याधि कौन से होते हैं, इनको नानात्मज व्याधि कहते हैं। नानात्मज व्याधि मतलब स्पेसिफिकली उसी दोष की वजह से होने वाले व्याधि, मतलब वात की वजह से अगर पर्टिकुलर एक व्याधि हो रहा है तो वो पित्त या कफ की वजह से कभी भी नहीं हो पाएगा, या फिर या पित्त की वजह से जो हो रहा है वो कफ की वजह से नहीं हो पाएगा या वात की वजह से। ऐसे जो स्पेसिफिकली उसी दोष की वजह से होने वाले जो व्याधि होते हैं उनको नानात्मज व्याधि कहते हैं। जैसे कि वात के नानात्मज व्याधि या फिर वात के नानात्मज विकार, मतलब क्या कि जो विकार, जो व्याधि सिर्फ वात की वजह से ही होगे, इसको हम वात के नानात्मज व्याधि कहेंगे, ठीक है। ऐसे जो व्याधियों के प्रकार है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे अष्टोनंदितीय अध्याय है, जो 21 अध्याय है चरक संहिता सूत्रस्थान का, अष्टोनंदितीय। अष्टोनंदितीय अध्याय में क्या दिया गया है कि जो 8 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं, 8 तरह के अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हो गया कृश हो गया, स्थूल हो गया, अति लंब है, अति ह्रस्व है, अति लोम है, अलोम है, अति गौर है, अति कृष्ण है। ऐसे जो अलग अलग 8 तरह के जो टाइप्स है, 8 तरह के जो बॉडी टाइप्स है, उनके बारे में
यहाँ पे बताया गया है कि 8 तरह के जो बॉडी टाइप जो निंदनीय है, अष्टौ निंदनीय मतलब 8 तरह के जो निंदनीय बॉडी टाइप्स है या जो भी प्रॉपर बॉडी टाइप्स नहीं है, जो व्याधियों को प्रोन रहते हैं, जो भी डिजीज होने के लिए प्रोन रहते हैं, जैसे कि बहुत अगर लीन है या बहुत कम वेट वाला या फिर कृश व्यक्ति है, उनको व्याधियां बहुत ज्यादा होगी, या फिर जो ओबेज पर्सन है उनको भी व्याधि ज्यादा होगी, या फिर उनको रोग ज्यादा होंगे। ऐसे ही जो 8 तरह के बॉडी टाइप्स है उनको उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उनके लक्षण बताए गए हैं, और उनको कौन सी व्याधि हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो निद्रा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आहार और दिवास्वाप के बारे में, दिवास्वाप क्यों नहीं करना चाहिए या फिर कब करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। फिर स्थौल्य के बारे में, ओबेसिटी के बारे में बताया है। इससे सारी चीजें अष्टौ निंदितीय में आपको बताई गई है। फिर आगे क्या है कि जो आगे का अध्याय है 22nd अध्याय जो है, ये लंघन बृहणीय अध्याय है, लंघन बृहणीय अध्याय है। इसमें क्या है, चिकित्सा के जो बेसिक टाइप होते हैं, चिकित्सा बेसिकली 2 टाइप से होती है, या तो आपकी लंघन किया जाएगा या फिर ब्रूहण किया जाएगा, या फिर आपको संतर्पण किया जाएगा या अपतर्पण किया जाएगा। अपतर्पण मतलब अपतर्पण को हम लंघन कहेंगे, या फिर संतर्पण को हम ब्रूहण कहेंगे। तो इसका जो बातें की गई है, इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन किया गया है वो लंघन बृहणीय अध्याय में दिया गया है। कि आप देखेंगे कि कोई भी अगर व्याधि आप अगर देखते हो, तो या तो आपको शरीर में जो बढ़ी हुई चीजें हैं उनको कम करना है, या फिर जो कम चीजें हैं उनको बढ़ाना है। जैसे कि जो भी ओबेज पर्सन है, तो ओबेज पर्सन में आपको लंघन करवाना पड़ेगा, अपतर्पण करवाना पड़ेगा। जैसे कि जो भी ओबेज है, जिनका वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, उनको वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। या फिर जो जिनका वजन कम है, जो अंडरवेट है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हमें वजन बढ़ाना पड़ेगा, उनको संतर्पण या ब्रूहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से उसी को डिटेल में डिस्कस करने का जो अध्याय है, जिसको लंघन बृहणीय अध्याय कहा गया है, ठीक है, उसके बारे में इस संतर्पण अपतर्पण या फिर लंघन और ब्रूहण के बारे में जो भी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है चिकित्सा के लिए, उसके बारे में इस अध्याय में, लंघन बृहणीय अध्याय में आपको बताया गया है, वो आपको पढ़ना है। फिर आगे क्या है, ये संतर्पणीय अध्याय। फिर ये संतर्पणीय अध्याय जो है, इसमें भी आपको उसी चीज के बारे में बताया गया है कि आपका संतर्पण, जो भी आप चिकित्सा के बारे में लंघन या फिर ब्रूहण जो करने वाले, संतर्पण कैसे करना चाहिए चिकित्सा में, संतर्पण ये कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो फिर उसके लिए संतर्पण के लिए कौन से द्रव्य यूज होंगे, संतर्पण करने योग्य व्याधि कौन से हैं, या फिर आगे क्या है, संतर्पण जन्य व्याधि या संतर्पण जन्य चिकित्सा सूत्र क्या है, संतर्पण जन्य व्याधियों का क्या चिकित्सा होनी चाहिए, उनके लिए स्पेसिफिकल जो चिकित्सा सूत्र है वो क्या है। फिर अपतर्पण किस में करना चाहिए, अपतर्पण कौन से व्याधि में, अपतर्पण व्याधियों का चिकित्सा सूत्र क्या है। अभी ये जो 2 अध्याय है, इनमें टाइप क्या, इनमें फर्क क्या है, तो इसमें जो ये लंघन बृहणीय अध्याय जो है, इसमें आपको बेसिक्स बताए गए कि लंघन क्या है, ब्रूहण क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे हम मेजर करेंगे, उनको देने का विधि क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। और इस अध्याय में, संतर्पणीय अध्याय में क्या दिया गया है कि एक्चुअल उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, ऐसा इस संतर्पणीय अध्याय में दिया गया है। फिर आगे क्या है, विधि शोणितीय अध्याय। तो विधि शोणितीय जो अध्याय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, वैसे तो पूरा अध्याय ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्पेसिफिकली रक्त दुष्टि या रक्त के या फिर ब्लड इंप्योरिटीज या इंप्योर ब्लड की वजह से होने वाले जो डिजीजेस है, या फिर रक्त दुष्टि की वजह से होने वाले जो डिजीजेस हैं, उनकी चिकित्सा या उनके बारे में बताया गया, उनके लक्षण दिए गए हैं, और उनकी चिकित्सा के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे की गई है। ये जो अध्याय है, ये है विधि शोणितीय अध्याय की शोणित
शोणित मतलब रक्त का प्राधान्य क्या है, शोणित की दुष्टि के कारण क्या है, शोणित मतलब ब्लड इम्प्योर कैसे होगा, रक्त की दुष्टि कैसे होगी, फिर शोणित दुष्टिजन्य योग रोग कैसे होंगे, दुष्टि की चिकित्सा क्या होगी, रक्त दुष्टि रक्त दुष्टि लक्षण कैसे होंगे, किस दोष में कैसे रक्त दुष्टि के लक्षण होंगे, ये बताया गया है। ऐसे सारी चीजों के बारे में रक्त से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है, वो रक्त क्या है, रक्त कैसा है, उसका प्राधान्य क्या है, वो उसकी दुष्टि कैसे होगी, चिकित्सा कैसे होगी, ये सारी चीजों के बारे में विधि शोणितीय अध्याय में बताया गया है। फिर आगे क्या है, यहाँ पे आगे है यज्ञपुरुषीय अध्याय है। ठीक है, तो यज्ञ पुरुष अध्याय में क्या है कि पुरुष क्या है, फिर पुरुष के टाइप्स क्या है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप आता है अग्र संग्रह। अग्र संग्रह में क्या दिया गया है कि अग्र संग्रह में किसी भी व्याधि पे या फिर कोई भी एक ड्रग है, कोई भी एक चिकित्सा का टाइप है, तो वो स्पेसिफिकली उस पे लागू पड़ेगा या फिर उसमें ये श्रेष्ठ चिकित्सा है। जैसे कि विरेचनम पित्तहराणा, मतलब विरेचन ये पित्त के चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है। या फिर बस्ती वात हराना, वात के हरण के लिए, वात दुष्टि को या फिर वात के हरण के लिए कौन सी चिकित्सा श्रेष्ठ रहेगी, तो वो रहेगी कि बस्ती चिकित्सा उसके लिए। ऐसी इस तरह से अग्र्य, अग्र्य मतलब जो श्रेष्ठ द्रव्य है किसी भी व्याधि में या भी किसी भी स्पेसिफिकल क्लिनिकल कंडीशन में, कौन सा द्रव्य, कौन सी चिकित्सा प्रणाली या कौन सा एक विधि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो करने से उसमें श्रेष्ठता, ये वो जो टाइप है या वो चीज द्रव्य या चिकित्सा प्रणाली है उस पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन में लागू होगी ही होगी। इस तरह से जो एक लिस्ट दी गई है उसको हम अग्र संग्रह कहेंगे। तो वो अग्र संग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे एक अत्रेय भद्रकाप्य अध्याय नाम से बताया गया है, अत्रेय भद्रकाप्य। तो अत्रेय भद्रकाप्य मतलब क्या है कि अत्रेय भद्रकाप्य ये जो अध्याय है ये एक संभाषा परिषद है या फिर एक सेमिनार टाइप है। उस तरह उस काल में जब बहुत जैसे जिस तरह से हम लोग अलग अलग डॉक्टर्स या फिर एक ही कम्युनिटी के बहुत लोग एक साथ जमा होते हैं, एक साथ एक जगह पे गैदर होते हैं और वहां पे अपना नॉलेज का एक कम्युनिकेशन के लिए अपना नॉलेज एक दूसरे में साझा करते हैं। तो इस कंडीशन को, इस चीज को हम जैसे सेमिनार कहते हैं, उसी तरह से सेमिनार्स को संस्कृत में संभाषा परिषद कहते हैं, जिसमें हर कोई जो भी लोग यहाँ वहां पे आए हैं एक दूसरे को अपना नॉलेज साझा करते हैं। तो यहाँ पे अत्रेय भद्रकाप्य जो अध्याय है वो यहाँ पे एक संभाषा परिषद के तौर पे आया है। ऐसी ही संभाषा परिषद हमने चरक संहिता सूत्रस्थान 1 में देखी थी, जो कि हिमालय के जो पार्श्व भाग में हुई थी, जिसका पर्पस था कि आयुर्वेद को या फिर जो भी प्राणी मात्रा में व्याधियां या फिर जो भी रोग आक्रोशित कर रहे हैं प्राणी मात्र को, उसकी शांति के लिए उसका उपाय के तौर पे क्या चीज हम यूज कर सकते हैं इसके बारे में थी। और उसी के तहत फिर जो भी आयुर्वेद का अवतरण हुआ था, फिर वो जो इंद्र के पास था, जो भी आयुर्वेद का नॉलेज पहुंचा था ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक जो पहुंचा था, वो नॉलेज को हम पृथ्वी पे लाया गया था। तो ये जो सारा डिस्कशन जहां पे हुआ था वो पहली संभाषा परिषद थी, जो कि चरक संहिता सूत्रस्थान पहला अध्याय जो है दीर्घन जीवित अध्याय उसमें हमने देखी थी। वैसे ही संभाषा परिषद यहाँ पे है। तो वहां पे भी अलग अलग ऋषि, बहुत से ऋषिगण वहां पे जमा हुए थे और उन्होंने डिस्कस किया था कि रोगों की शांति के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। फिर वो पूरा वहां पे डिस्कशन हुआ था। फिर आयुर्वेद को लेने के लिए गए थे, फिर वो आयुर्वेद भूतल पे आया, फिर वो अत्रेय मुनि के पास आया, अत्रेय मुनि से लेकर वो फिर अग्निवेश पे आया, अग्निवेश ने संहिता का निर्माण किया। ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। तो वो एक संभाषा परिषद, पहली संभाषा परिषद। आगे की संभाषा परिषद जो हुई थी ये अत्रेय भद्रकाप्य अध्याय जो है
उसके तौर पे हुई थी। तो इस संभाषा परिषद में भी अलग अलग ऋषियों ने अपना नॉलेज साझा किया है। तो उसमें क्या, तो इस संभाषा परिषद का पर्पस क्या था? पहली संभाषा परिषद का पर्पस था कि चिकित्सा प्रणाली, फिर आयुर्वेद को पृथ्वी पे लाना, या फिर आयुर्वेद को रोगों की उत्पत्ति के लिए, रोगों की उत्पत्ति जो हुई है उसकी चिकित्सा के तौर पे यूज करने के लिए हमने वो जो संभाषा परिषद हुई थी वो हुआ था। अब ये सेकंड संभाषा परिषद किसके लिए हुई है कि जो गुण है, अलग अलग तरह के जो गुण है उसके बारे में जो डिस्कशंस हुए हैं उसके बारे में ये संभाषा परिषद हुई है। फिर गुण मतलब क्या, जो भी गुरुवादी गुण है या फिर पराधी गुण है उसके बारे में डिस्कशन। फिर इसमें भी किसी ने कहा कि इतने गुण होते हैं, किसी ने कहा कि उतने गुण होते हैं, किसी ने कहा कि ये गुण मानने चाहिए कि ये गुण नहीं मानने चाहिए। वैसे ही रसों के बारे में, भी यहाँ पे बताया, रसादि पंचक के बारे में यहाँ पे डिस्कस, द्रव्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है, द्रव्य की कार्मुकता, उनका सिद्धांत, इसके बारे में बताया गया है। फिर विपाक क्या होता है, रस क्या होता है, विपाक क्या होता है, इन चीजों के बारे में जो संभाषा परिषद हुई थी, वो जो डिस्कशन हुआ था उसको अत्रेय भद्र काव्य अध्याय में दिया गया है, वो आपको पढ़ना है। फिर आगे क्या है, अभी ये जो मैंने सारे अध्याय बताए हैं इसमें आपको, आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो अध्याय हैं ये फर्स्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है। तो और साथ में ये जो 37 मार्क्स का जो दिया गया है ये सारे अध्याय के लिए, यहाँ पे कहीं पे भी इंटरप्शन नहीं है। तो ये सारे अध्याय जो हम देख रहे हैं वो टोटल अध्याय 37 मार्क्स के लिए दिए गए हैं। तो फिर आगे अत्रेय भद्र काव्य के बारे में क्या, बाद में क्या है, अन्नपान विधि अध्याय जो बताया गया है, अन्नपान विधि अध्याय। अन्नपान विधि अध्याय में क्या दिया है कि आपने आहार कैसे लेना चाहिए, आहार कैसे होना चाहिए, आपने खाना कैसे खाना चाहिए, खाना का प्रमाण क्या होना चाहिए, प्रॉपर आहार लेने के लक्षण क्या है नहीं है, ये इसके बारे में, आहार का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में बताया है। ठीक है। फिर सॉरी, आगे का क्या है, विविध शीतपितीय अध्याय। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो अन्नपान विधि अध्याय है इसमें आपको आहार का बेनिफिट्स, आहार का इंपॉर्टेंस बताया गया है। और विविध शीतपितीय अध्याय में जो है आपको आहार का सेवन कैसे करना चाहिए, किस तरह से आहार का सेवन करना चाहिए, फिर आहार प्रॉपर लिया तो क्या होगा, नहीं लिया तो क्या होगा, हितकर आहार में क्या होता है, अहित आहार क्या होता है, उसके फायदे नुकसान क्या है, उसके बारे में विविध शीतपितीय अध्याय में बताया गया है। फिर आगे क्या है, दश प्राणायतनीय अध्याय। आगे का जो अध्याय 29 जो अध्याय है वो दश प्राणायतनीय अध्याय है। तो दश प्राणायतनीय अध्याय मतलब जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो भी वाइटल चीजें हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। जो भी प्राणायतन होते हैं, प्राण आयतन में जो भी प्राण आयतन मतलब आपके शरीर में जो भी वाइटल चीजें होती है, जो 10 चीजें वाइटल है उसके बारे में बताया है। फिर आगे क्या है, उन्होंने प्राणाभिसर वैद्य के बारे में, जो भी प्राणाभिसर मतलब जो वैद्य चिकित्सा करके आपके प्राण को बचा सके, या फिर आपको जिनके पास चिकित्सा लेके आपका प्राण बच सकते हैं ऐसे वैद्य का नाम, लक्षण क्या है। फिर रोगाभिसर वैद्य क्या है, फिर छद्मचर वैद्य क्या है, योग्य भिषक और कर्म को विद ये क्या है, ये सारी चीजों के बारे में, भिषक के लक्षण क्या है, मतलब ओवरऑल आपका जो भी वैद्य है, जो भी चिकित्सक है उसके लक्षण, अच्छे वैद्य के लक्षण क्या है, बुरे वैद्य के लक्षण क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इस अध्याय में बताया गया है। फिर आगे अर्थे दश महामूल्य जो लास्ट अध्याय है, अर्थे दश महामूल्य अध्याय बताया गया है। तो इसमें क्या है कि हृदय के बारे में बताया है, हृदय का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आयु के टाइप्स क्या होते हैं, आयु 4 तरह की जो आयु है उसके बारे में बताया गया है। आयुर्वेद की शाश्वतता क्या है, आयुर्वेद शाश्वत कैसे है इसके बारे में बताया है। फिर क्वालिटी ऑफ लीनियर आयुर्वेदा के बारे में, आयुर्वेद का जो भी
क्वालिटीज हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जो तंत्र क्या होता है, तंत्र के सिनोनिम्स क्या होता है, इस सारी चीजों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। ऐसा सारा सूत्र स्थान के जो 30 अध्याय है, अभी ये जो अध्याय है 29 और 30, ये सेकंड टर्म में आ गया, यहां से सेकंड टर्म आपकी शुरू होने वाली है। फिर ये सूत्र स्थान के जो अध्याय हमने अभी तक देखे, इसके बाद ये जो है ये सूत्र स्थान के अध्याय हो गए, यहां तक हमने देख लिया। आगे क्या है, आगे आपको निदान स्थान देखना है। जो आपका संहिता अध्ययन पार्ट 2 है, इसमें आपको सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, विमान स्थान और इंद्रिय स्थान, ये सारी चीजें आपको देखनी है, जिसमें से सूत्र स्थान के 13वें अध्याय से 30 नंबर के अध्याय तक आप देखने वाले हैं। फिर आगे आपको आता है निदान स्थान। तो निदान स्थान में बेसिकली क्या दिया गया है कि निदान स्थान में आपको जो यहाँ पे 8 अलग अलग व्याधियां दी गई है, जो इंपॉर्टेंट व्याधियां होती हैं, 8 तरह की व्याधियां दी गई हैं, उनके बारे में आपको निदान बताया गया है। निदान मतलब क्या कि उनके निदान पंचक बताया गया है। उसके बारे में भी जो पहला अध्याय है, जैसे कि निदान जोर निदान अध्याय, इसमें आपको निदान पंचक के बारे में बताया गया है कि हेतु, लिंग, हेतु, रूप, हेतु, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति और उपशय, अनुपशय, इसके बारे में आपको हेतु, पूर्व रूप, संप्राप्ति और उपशय, अनुपशय, ये 5 चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे निदान स्थान में, निदान मतलब क्या है कि आप किसी भी व्याधि को कैसे पहचानेंगे या फिर व्याधि कैसे निर्मित होता है और उसके अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम कलेक्टिवली निदान कहेंगे। तो उस निदान के बारे में अलग अलग व्याधियों, 8 व्याधियां यहाँ पे दी गई हैं, जो कि ब्रॉडली अगर देखें तो एक ही व्याधि दिखता है, लेकिन उसके अंदर अगर आप डीपली अगर हम अध्ययन देखते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ वेरियस डिजीजेस, मतलब एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस ऑफ सेम सिम्टम्स या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जो अलग अलग सिम्टम व्याधियां होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताइए। थोड़ा सा डीप हो जाएगा या फिर वेग हो जाएगा, हम उसमें नहीं बताए जाएंगे। इसमें क्या है कि 8 अलग अलग व्याधियां दी गई है, तो उनका हेतु क्या होंगे, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होंगे, पूर्व रूप क्या होंगे, या फिर उनके जो व्याधि निर्मित होने से पहले जो लक्षण दिखते हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स जो रहते हैं वो देखेंगे। फिर लक्षण क्या रहेंगे, उनके साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे, संप्राप्ति मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी, और उपशय, अनुपशय क्या करने से उसके लक्षण कम होते हैं, वो व्याधि कम होता है, क्या करने से वो व्याधि बढ़ता है, इसके बारे में। ये 5 फैक्टर जो है ये हमें पढ़ने हैं हर एक व्याधि के बारे में। तो वो 8 व्याधि कौन सी है, तो पहला हो गया ज्वर है, ठीक है, ज्वर निदान अध्याय। ज्वर निदान अध्याय में आपको क्या देखना है, निदान पंचक के बारे में आपको बताया गया है। फिर आगे उसी का ज्वर का निदान पंचक, ज्वर का हेतु क्या होगा, पूर्व रूप क्या रहेंगे, उनके रूप क्या रहेंगे, उनकी संप्राप्ति क्या रहेगी, उसके उपशय अनुपशय क्या रहेगा, ये व्याधि दोषानुरूप उनके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि ज्वर के टाइप, ज्वर का पूरा डिस्कशन यहाँ पे रहेगा, इस अध्याय में रहेगा। फिर आगे के अध्याय क्या है, रक्त पित्त अध्याय, सेम ज्वर की तरह से ही उसका रक्त पित्त के हेतु क्या होते हैं, पूर्व रूप क्या होते हैं, रूप क्या होता है, संप्राप्ति क्या है, उपशय अनुपशय क्या होता है, टाइप्स क्या है, इसके बारे में बताया गया है। फिर आगे है गुल्म निदान अध्याय। गुल्म निदान में भी गुल्म का सेम निदान पंचक आपको पढ़ना है। फिर आगे है प्रमेह निदान। प्रमेह निदान में प्रमेह के क्या टाइप्स है, उसके लक्षण क्या है, उसके हेतु, पूर्व रूप, संप्राप्ति, ये सारी चीजें देखनी है। फिर आगे कुष्ठ निदान, स्किन डिजीजेस के बारे में बताया गया है। फिर आगे है शोष निदान, जो भी हम लोग कहेंगे कि राजयक्ष्मा कहते हैं, या फिर मॉडर्न के हिसाब से एक सिर्फ हम लोग कोरिलेट करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ का शोष मतलब ट्यूबरकुलोसिस ऐसा नहीं होगा, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस हम जैसे कहते हैं। फिर जिस व्याधियों में, जिन व्याधियों में शरीर दुर्बल हो जाता है, ये जिन व्याधियों में शरीर के सारे जो धातु है वो दुर्बल हो जाते हैं, ऐसे जो
व्याधि का कलेक्शन है उसको हम शोष कहेंगे या फिर राजेक्ष्मा कहेंगे। यहाँ पे हम राजेक्ष्मा लेकर चलते हैं, उसका आपको अध्ययन करना है। फिर उन्माद निदान, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो उन्माद निदान में आएंगे। और अपस्मार या फिर जो भी अपस्मार निदान में क्या होता है कि जो एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स रहते हैं उसको हम अपस्मार निदान में देखेंगे। तो ये जो 8 अध्याय है निदान अध्याय में, निदान स्थान में आपको 8 अध्याय है। 8 के ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार, ये 8 अध्याय आपको देखने हैं। उनका निदान पंचक देखना है, यह पढ़ना है हमें इस अध्याय में, इस स्थान में। फिर आगे, अब यहां तक अपस्मार निदान तक हमें सेकंड टर्म में ये सिलेबस आने वाला है। फिर आगे क्या है, आगे आएगा विमान स्थान। विमान स्थान में भी 8 अध्याय है। उसमें क्या है, रस विमान अध्याय। इसमें क्या है, आपको जो षड रस दिए गए हैं, मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो रस है इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन इस अध्याय में बताया गया है कि रस के कितने होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें। फिर उनका टाइप्स है, उनके द्रव्य और रस संबंध, ये सारी चीजें। फिर त्रिविध कुक्षीय अध्याय, आगे का क्या है, विमान 2 क्या है, त्रिविध कुक्षीय अध्याय। त्रिविध कुक्षीय अध्याय में क्या है कि आपका जो भी आप खाते हो या फिर आपका जो स्टमक है, जो भी आपका डाइजेस्टिव पाथ है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर उसमें आहार कैसे लेना चाहिए, वो 3 पार्ट्स को कैसे डिवाइड करेंगे, उसमें सॉलिड आहार कैसे होगा, लिक्विड आहार कैसे होगा, दोषों के लिए क्या होगा, इसके बारे में ये सारी चीजें बताई गई है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जनपदोध्वंस अध्याय, मतलब जनपदोध्वंस अध्याय यहाँ पे आपको विमान स्थान में दिया गया है। जनपदोध्वंस मतलब क्या, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है या फिर जो भी अलग अलग नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, या फिर हम लोग कहेंगे कि जैसे कोविड आया था, कोविड जैसे जो महामारी होती है, महामारी के जैसे जो अलग अलग एनवायरमेंटल डिजीजेस होते हैं, या फिर पोल्यूशन की वजह से होने वाले मास डिजीजेस हो गए हैं, या फिर वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, इस वजह से होने वाले जो कम्युनिटी को अफेक्ट करने वाले जो डिजीजेस होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अफेक्ट करने वाले जो डिजीजेस होते हैं, उसको जनपदोध्वंस कहते हैं, या फिर महामारी जिसे कह सकते हैं हम लोग, तो उसको जनपदोध्वंस के अंडर लिया गया है। तो जनपदोध्वंस में उन्होंने अलग अलग बताए उनके कॉजेस क्या होते हैं, फिर सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, फिर एयर पोल्यूशन क्या होता है, इस सारे के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है वायु, जल, देश, काल, ये वायु, इनके अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर वो कंटेमिनेट हुए तो उनके अलग अलग लक्षण होंगे, उनके अलग अलग चिकित्सा होगी, ऐसे उनसे होने वाले अलग अलग दोष होंगे, अलग अलग व्याधियां होंगी। उसके बारे में जनपदोध्वंसीय अध्याय में जनपदोध्वंसीय विमान अध्याय में बताया गया है। फिर आगे आता है त्रिविध रोग विशेष विज्ञान, ये अध्याय हो गया। फिर स्त्रोतो विमान, ये यहाँ पे स्त्रोतसों के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि स्त्रोतस होते हैं, अलग अलग स्त्रोतस है, स्त्रोतसों के इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे। तो स्त्रोतसों के बारे में या स्त्रोतसों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ में आता है, चरक संहिता में, चरक संहिता विमान 5 जो स्त्रोतो विमान अध्याय है। फिर आगे है रोगानिक विमान अध्याय है, ठीक है। तो इसमें भी व्याधि, रोग कैसे होते हैं, बल के, व्याधियों का बल कैसे आता है, प्रभाव, देखिए व्याधियों के भेद, किसके प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त, मतलब व्याधियों का उनका बल क्या है, उनका साइट क्या है, उनका निमित्त क्या है, किस वजह से वो हुए हैं, ये सारी चीजें, मतलब रोग कैसे होते हैं, उनका इंटेंसिटी क्या होगी,
उनकी साइट क्या होगी, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे अग्नि के बारे में बताया कि अग्नि का भेद क्या होते हैं, प्रकृति के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, फिर आगे आता है व्याधित रूपी अध्याय। व्याधित रूपी अध्याय में व्याधियों के अलग अलग रूप कैसे होते हैं या फिर व्याधि के कैसे कैसे लक्षण दिखेंगे, इसके बारे में बताया है। इसमें स्पेसिफिकली आपको कृमि के बारे में बताया गया कि कृमि के बारे में बताया, कृमि क्या होती है, किस तरह की होती है, उनके टाइप्स क्या है, उनके लक्षण क्या है, कितने टाइप्स के कृमि हैं, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो व्याधित रूपी अध्याय में आपको कृमियों के बारे में बताया गया है, जो भी यहाँ पे देखना जरूरी होता है, वो हमें पढ़ना है। फिर त्रिविध चिकित्सा, 3 प्रकार की चिकित्सा क्या होती है उसके बारे में बताया है, वो हम लोग आगे जब अध्याय डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग देखने वाले हैं। फिर रोग विसर्जित अध्याय है। फिर उसमें क्या है कि शास्त्र परीक्षा क्या हो, कैसे करनी चाहिए, आप जो भी पढ़ रहे हो शास्त्र परीक्षा कैसी होती है, शास्त्र पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, शास्त्र कैसे पढ़ने चाहिए, अध्ययन और अध्यापन विधि कैसे होनी चाहिए, आपने अध्ययन कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए और पढ़ाया कैसे जाना चाहिए, इसके बारे में रोग विसर्जित अध्याय में बताया गया है। सॉरी, हाँ, रोग विसर्जित अध्याय में बताया गया है। फिर यहाँ पे वाद मार्ग क्या होते हैं, वाद क्या होता है, फिर दशविध आतुर परीक्षा क्या होती है, दशविध परीक्षा भाव क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ये रोग विसर्जित अध्याय में बताया गया है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग ने देखे, तो ये यहां से लेकर मतलब विमान स्थान पूरा विमान स्थान आपको थर्ड टर्म के सिलेबस में दिया गया है। फिर सेकंड टर्म ये जो आपका शारीर स्थान है, शारीर स्थान के कुछ अध्याय आपको सेकंड टर्म के लिए। अभी शारीर स्थान में क्या आता है कि शारीर स्थान में आपको जो भी आपने शारीर रचना और शारीर क्रिया जो आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, उसमें जो आपको अलग अलग रेफरेंसेस आए थे, कहीं पे सुश्रुत के आए थे, कहीं पे सुश्रुत संहिता के आए थे, कहीं पे चरक संहिता के आए थे। तो चरक संहिता के जहां जितने भी आपको आए थे उसमें से मोस्ट ऑफ 90%, 99% भी कहे तो कुछ गलत नहीं होगा, वो जो भी रेफरेंसेस थे शारीर क्रिया और शारीर रचना के रिलेटेड, वो थे शारीर स्थान, चरक शारीर स्थान के यहां से। तो इसमें क्या है, कथिता पुरुषीय अध्याय ये एक हो गया कि इसमें आपको शरीर क्या है, फिर पुरुष, उसके टाइप, फिर आत्मलिंग क्या होता है, त्रिविध दुख हेतु, ये सारी चीजें के बारे में यहाँ पे बताया है। फिर अतुल्य गोत्रीय अध्याय जो बताया है वो आपको देखना है। अतुल्य गोत्रीय मतलब बेसिकली मैरिजेस कैसे रहते हैं, मैरिज के बाद जो भी मतलब जो भी प्रोजेनी होने वाली है उसके लिए कैसे मैरिजेस होने चाहिए, या फिर प्रॉपर शादी के लिए वर और वधु की कॉम्पेटेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, उनके लक्षण के, ये सारी चीजों पे बताया गया है। फिर सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज कैसे हो सकती है, कि दैव पुरुष रोगानुपत्ति, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे है खुड्डे का गर्भावक्रांति शारीर, मतलब यहां से आपको बताया गया है। अभी ये जो शारीर स्थान है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो सीक्वेंस दिया है गया है, इसमें आपको पहले अध्याय में क्या बताया गया है कि बेसिक मतलब आपका पुरुष क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, पुरुष के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर वो आपको अलग अलग टाइप के पुरुष बताया गया है कि 3 दोषों से बना हुआ जो पुरुष होता है, या फिर अलग अलग सत्वरजतम का जो रहता है वो पुरुष रहता है। फिर ये जो टाइप्स है उसके बारे में बताया गया है। फिर ये बेसिक हो गया है कि एक पुरुष मतलब जो भी एक बॉडी जो बनती है, या फिर जो भी एक फिजिकल एंटिटी बनती है, नेशनल एंटिटी बनती है पुरुष के नाम से। पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष का जो पुरुष है वो नहीं, एक एंटिटी, उसमें स्त्री भी इन्वॉल्व होती है, पुरुष भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो क्या है, वो कंसेप्ट उन्होंने समझाया। फिर आगे उन्होंने क्या बताया कि वो पुरुष निर्मित के लिए बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, या को क्या चीजें मतलब
यहाँ पे मेल और फीमेल यूनाइट होने चाहिए, उनके लक्षण क्या है, उनके लक्षण से कैसे प्रोजेनी प्राप्त होगी, ये फिर वो प्रोजेनी कैसे होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो यहाँ पे बताया गया है कि खुड्डा गर्भाव क्रांति, गर्भाव क्रांति मतलब जो भी ये रहेगा, प्रेगनेंसी कैसे रहेगी, उसका शुरुआत कैसे होगी, उसके बारे में बताया गया है। तो फिर यहाँ पे मातृजाति भाव, मातृ जो भाव मतलब मदर के क्या कैरेक्टर्स रहेंगे, मदर से मिलने वाले कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, फादर से मिलने वाले कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, बीज क्या है, मतलब जो भी स्पर्म और ओम हम मॉडर्न के हिसाब से कहते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में बीज क्या रहेंगे, स्त्री बीज क्या रहेगा, पुरुष बीज क्या रहेंगे, उसके लक्षण क्या रहेंगे, उसके प्राकृत अवस्था कैसे रहेगी, विकृत अवस्था कैसे रहेगी, उसके बारे में। फिर गर्भ महती गर्भाव क्रांति में गर्भ स्थापना कैसे होगी, गर्भ और गर्भ पोषण कैसे होगा, गर्भ की स्थापना कैसे होगी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे क्या है, पुरुष विचय शरीर, पुरुष पुरुष विचय शरीर में आपको लोक पुरुष साम्य के बारे में बताया गया है, हेतुवादी पंचक में बताया गया है, सत्य बुद्धि क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, ये सारी चीजें। तो ऐसे करते करते आपको शारीर स्थान पूरा देखना है, ठीक है। फिर आगे आता है आपको इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान को आप जो है अरिष्ट स्थान भी कहा गया है। इंद्रिय स्थान में स्पेसिफिकली क्या बताया गया है कि जो भी अलग अलग व्याधियां होती है, अलग अलग जो डिजीजेस होते हैं, उनके उनमें जो क्या कहेंगे, अनुचित जो लक्षण दिखते हैं या फिर असाध्य लक्षण जो दिखते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति में या फिर किसी भी कंडीशन में जो लक्षण दिखते हैं, अलग अलग लक्षण दिखते हैं, तो उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उनको शुभ कब माना जाए, अशुभ कब माना जाए, इसके बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन आया है वो इंद्रिय स्थान में बताया गया है। इंद्रिय स्थान में बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्याधित पुरुष है, जो भी डिजीज्ड पर्सन है, तो उसमें अगर ये पर्टिकुलर लक्षण दिख रहे हैं तो वो इतने दिनों तक जिएगा या फिर इतने दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे तक यहाँ पे बताया गया है। ये अलग अलग व्याधियों के बारे में लक्षण दिए गए हैं, इसीलिए इस अध्याय को, इस स्थान को जो है हम लोग अरिष्ट स्थान भी कहते हैं। अरिष्ट मतलब विकृत या फिर अनुचित लक्षण जो रहेंगे वो इंडिकेट करना, उसको हम अरिष्ट कहेंगे। तो अरिष्ट लक्षणों के बारे में जिस अध्याय में, जिस स्थान में डिस्कस किया गया है, वो जो है वो इंद्रिय स्थान है। ये बहुत पूरा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताया गया ये सिलेबस में क्या बताया, आगे का क्या है, ये हो गया थ्योरी पेपर के लिए या फिर थ्योरी। प्रैक्टिकल्स में क्या है, प्रैक्टिकल्स में आपको बहुत सी चीजें गई है, जैसे कि श्लोक पठन हो गया, लर्निंग थ्रू व्याख्यान के हो गए, व्याख्यानों के बाद हो गया आपका लर्न करना हो गया। फिर हर एक अध्याय का प्रैक्टिकल अप्रोच कि स्नेहन कैसे होता है, स्वेदन कैसे होता है, बहुदोष अवस्था कैसे आइडेंटिफाई की जाए, ये सारी चीजें आप सिलेबस आगे देख के समझ सकते हैं। फिर प्रमाण परीक्षा क्या होती है, प्रमाण क्या होते हैं, उनकी परीक्षा वो कैसे हमने देखनी चाहिए, ये ऐसी सारी चीजें। स्रोतस्सों का फर्मा रहेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा, पेशेंट का एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे, बेड साइड आपको पेशेंट को इवेल्युएट करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में आएगी, ठीक है। फिर ये यहां तक हो गया प्रैक्टिकल और थ्योरी के बारे में। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन से टॉपिक पे, कौन से अध्याय पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट कैसे रहेगा, आपके एग्जाम पूरे 1.5 साल के करिकुलम में कितने टर्म एग्जाम होंगे, कितने आपके पीरियोडिक असेसमेंट होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो आपका पेपर है, इसमें थ्योरी कितने मार्क की होगी, थ्योरी होगी 100 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगी, वो होगी 100 मार्क्स की। टोटल होगा आपका 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। इसमें यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम आपकी 100 मार्क्स की होगी और यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी 100 मार्क्स की होगी, टोटल 200 मार्क्स की। साथ में आपको जो वाइवा है, वाइवा होगी
75 मार्क्स की, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें वाइवा 75 मार्क्स की होगी। ये आपको इलेक्टिव का एक टाइप है, और ये है आपका जो आपका पीरियोडिक एग्जामिनेशन या फिर वो जो आपका टर्म एग्जामिनेशन होगी उसके जो भी है उसका कैलकुलेशंस यहाँ पे रहेंगे। तो आपको जो टर्म्स होने वाली है आपकी, टोटल 3 टर्म होने वाली है। कौन सी? 1 से लेकर 6 महीने तक पहली टर्म होगी, 7 से लेकर 12 तक दूसरी टर्म होगी, और 13 से लेकर 18 महीने तक आपकी तीसरी टर्म होगी। पहली टर्म में आपको 3 पीरियोडिक एग्जामिनेशन होने वाले हैं और एक टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है। सेकेंड टर्म में आपको सेम 3 पीरियोडिक एग्जामिनेशन, पीरियोडिक असेसमेंट होने वाले हैं, और एक टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है। और थर्ड टर्म में आपको 3 पीरियोडिक असेसमेंट होने वाले हैं और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाली है। अभी इसमें क्या है कि आपको जो टर्म एग्जाम है, ये टर्म एग्जाम आपकी 6 महीने के लिए फर्स्ट टर्म में होगी, सेकंड टर्म होगी, लेकिन जो थर्ड टर्म में जो लास्ट एग्जाम होने वाली है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों का सिलेबस कंप्लीट आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसमें सिर्फ टर्म में जो दिया गया है सिलेबस में उतना ही आपको पूछा जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें पूरा पूछा जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। मतलब कलेक्टिवली क्या होगा कि 3 टर्म है, 3 टर्म में से पहले टर्म में आपको 3 पीरियोडिक असेसमेंट, एक टर्म एंड एग्जाम, सेकेंड टर्म में भी सेम 3 पीरियोडिक एग्जामिनेशंस असेसमेंट और एक टर्म एंड एग्जाम, और थर्ड टर्म में 3 पीरियोडिक असेसमेंट और एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी होने वाली है। फिर आपका क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर किस टाइप से होगा? क्वेश्चन पेपर में आपको पहला क्वेश्चन जो रहेगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस या एमसीक्यू रहेंगे। हर एक एमसीक्यू को मार्क कितना रहेगा? 1 मार्क रहेगा। टोटल 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या एसएक्यू आपको कितने रहने वाले हैं? वो होने वाले हैं 8 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एक को 5 मार्क होने वाले हैं। 40 मार्क के आपको एसएक्यू रहने वाले हैं। फिर एलएक्यू कितने होने वाले हैं? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? वो होने वाले 4। तो चारों को हर एक को कितने मार्क? 10 मार्क्स, वो 40 मार्क्स। टोटल कुल मिला के ये 100 मार्क्स की आपकी थ्योरी एग्जाम होने। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखना होगा कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 20 एमसीक्यू, 8 एसएक्यू और 4 एलएक्यू, ये सारे के सारे आपको कंपलसरी है। क्या है? सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। एक भी आप क्वेश्चन एक्स्ट्रा के तौर पे नहीं छोड़ सकते, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करना ही है। ऐसे ये आपको होने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम पेपर कैसे हो रहे हैं? एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू। एमसीक्यू 20, एसएक्यू 8 और एलएक्यू 4 आपके होने वाले हैं। आगे फिर आता है कि ये जो क्वेश्चंस एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू जो है ये कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा उन्होंने डिटेल डिस्कशन दिया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि जैसे कि स्नेह अध्याय पे आपको तीनों आएंगे, एसएक्यू, एमसीक्यू, एसएक्यू, एलएक्यू। स्वेद अध्याय पे भी पूरा, स्वेद अध्याय पे भी आपको तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं। उपकल्पनीय पे भी आपको पूरा क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आपको पहले जो स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्रागृति अध्याय, कियंता शीर्षीय अध्याय और त्रिशोती अध्याय, इस पर आपको पूरे ऐसे एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अष्टोदरीय अध्याय अष्टोदरीय अध्याय और महारोग अध्याय, इसमें आपको एलएक्यू नहीं पूछे जाएंगे, इसमें एमसीक्यू और एसएक्यू पूछे जाएंगे। फिर आगे जो 28th अध्याय जो है आपको, 28th अध्याय आपको 21st से लेकर 28th अध्याय तक आपको एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू ये पूरे पूछे जाएंगे। फिर 29th अध्याय पे आपको सिर्फ एमसीक्यू और एसएक्यू पूछे जाएंगे और 30th अध्याय पे आपको तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं।
वैसे ही निदान अध्याय में जो निदान स्थान है, निदान में जो 8 अध्याय है, उसमें भी कैसे सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। ज्वर निदान पे आपको तीनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, रक्त पित्त पे आपको तीनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, गुल्म निदान पे आपको सिर्फ एसएक्यू और एमसीक्यू आएंगे, प्रमेह निदान पे आपको तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुष्ठ निदान पे आपको तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शोथ, उन्माद, अपस्मार, ये तीनों पे आपको सेम, इसमें सिर्फ एक ही अध्याय है गुल्म निदान, उस पे आपको एलक्यू नहीं पूछा जाएगा, बाकी सब पे आपको एलक्यू, एसक्यू और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। फिर आगे है विमान स्थान। विमान स्थान में भी सारे अध्यायों पे, लगभग सारे अध्यायों पे आपको एमसीक्यू, एसक्यू और एलक्यू पूछे जा सकते हैं। फिर आगे आता है इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान, सॉरी, शारीर स्थान। शारीर स्थान में आपको जो ये जो 1 2 3, ये जो शारीर स्थान 1, शारीर स्थान 2, शारीर स्थान 3, इस पे एलक्यू नहीं पूछे जाएंगे। साथ में आपको ये जो आगे के 3 है, मतलब अगर देखें तो सिर्फ चौथे अध्याय महती गर्भाव क्रांति जो अध्याय है, उसमें आपको एमसीक्यू, एसक्यू और एलक्यू तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। इनको छोड़ के बाकी जो अध्याय है शारीर स्थान के, उन सभी पे आपको सिर्फ एमसीक्यू और एसक्यू ही पूछे जा सकते हैं। फिर इंद्रिय स्थान जो है, इंद्रिय स्थान में आपको किसी भी अध्याय पे एलक्यू नहीं पूछा जाएगा। क्या है? इंद्रिय स्थान पे आपको किसी भी अध्याय पे एलक्यू नहीं पूछा जाएगा। इंद्रिय स्थान में जो पहला अध्याय है उसमें आपको सिर्फ एसक्यू एलक्यू है, दूसरे अध्याय में सिर्फ एमसीक्यू है, सॉरी एसक्यू एलक्यू नहीं, एमसीक्यू और एसक्यू है, दूसरे अध्याय पे सिर्फ एमसीक्यू है, तीसरे पे सिर्फ एमसीक्यू है, चौथे पर एमसीक्यू है, पांचवें अध्याय पे आपको एमसीक्यू और एसक्यू है, छठे पे सिर्फ एमसीक्यू है। ऐसा करके ये जो है यहाँ पे 7वें पे आपको सिर्फ एमसीक्यू और एसक्यू आने वाला है। इंद्रिय स्थान में किसी भी अध्याय पे आपको एलएक्यू नहीं आने वाला है, सिर्फ एसक्यू और एमसीक्यू आने वाले हैं। उसमें भी किसी कुछ अध्याय जो है, जैसे कि ये हो गया, इन पे आपको एसक्यू भी नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। तो यहां तक हमने जो देखा संहिता अध्ययन, जो आपका सेकेंड बीएमएस के लिए जो संहिता अध्ययन 2 है, उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसका हमने डिटेल डिस्कशन देखा। इसके साथ साथ और कई चीजें हैं, उन्होंने ये मैंने कुछ काट छाट के आपको प्रेजेंट करने के लिए बनाया था या फिर लिया था। इसमें उन्होंने हर एक चैप्टर को कैसे पढ़ाया जाए, उसमें कौन सा मस्ट टू नो है, कौन सा डिजायरेबल टू नो है, कौन सा पॉइंट नाइस टू नो है, कौन से श्लोकों का आपको पठन करना चाहिए, रिसाइटेशन के लिए कौन से श्लोक जरूरी है जो आपको वाइवा वॉइस में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका जो नॉन लेक्चरल एक्टिविटीज है, जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज है, उसमें आपको पूछे जा सकते हैं या फिर बताए जा सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने डिटेल डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन दिया है। या फिर कौन से श्लोक रिसाइट करने चाहिए, कौन से एक्टिविटीज आपकी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। या फिर किस अध्याय का क्लिनिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे कि स्नेह अध्याय का स्नेहन कैसे किया जाता है, या फिर बहुदोषता पेशेंट में कैसे देखी जाए, वो क्लिनिकली प्रैक्टिकली आपको कैसे देखा जाए, इसके डेमोन्स्ट्रेशन होने वाले हैं, ये आपको कॉलेज में होंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, उसमें से जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है या जो भी लेक्चर के माध्यम से हम दे सकते हैं या फिर देना चाहिए, जरूरी है, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मौर्य पब्लिकेशन के थ्रू चरक संहिता लेक्चर सीरीज के फॉर्म में। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हम लोग संहिता अध्ययन जो पार्ट 2 नाम से एक विषय है, वो हम मौर्य पब्लिकेशन के थ्रू आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसमें हम जो भी सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से चरक संहिता पढ़ाने के लिए बताया गया है, वो हम बताने वाले हैं। उसमें हम श्लोक बाय श्लोक, हर एक श्लोक को कैसे पढ़ा जाए, हर एक श्लोक के
अर्थ क्या रहेगा, उसके डिटेल्स कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर सिलेबस में जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, या फिर कौन से श्लोक रिसाइट करने चाहिए, उनको कैसे ध्यान में रखा जाए, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। तंत्र युक्ति अलग अलग आपको एप्लीकेशंस बताए गए हैं, सिलेबस का पॉइंट है उसमें कि तंत्र युक्ति कौन से अध्याय में कैसे अप्लाई होती है, उन तंत्र युक्ति के बारे में हम टाइम टू टाइम अध्याय पढ़ते वक्त वो लेक्चर्स में हम वो देखते जाएंगे। और जो भी अप्लाइड एस्पेक्ट है, जो लेक्चर के माध्यम से हम बता सकते हैं या फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी हम लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो चरक संहिता लेक्चर सीरीज के फॉर्म में मौर्य पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आ रहा है संहिता अध्ययन पार्ट 2 का एक लेक्चर सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस लेक्चर सीरीज के जुड़ने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा संहिता अध्ययन का डिटेल नॉलेज। डिटेल में आपको सिलेबस वाइज, श्लोक टू श्लोक वाइज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चरक संहिता लेक्चर सीरीज से जुड़िए और इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। थैंक यू।